हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस जर्नी को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम चैप्टर 8 को देखने वाले हैं पार्ट 4 में, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है। इसको हम पार्ट 3 में अभी तक बड़ी डिटेल में हम चीज़ों को देख चुके हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट योर, हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लिए हैं, हमने रोडवेज देखा है, रेलवेज देखा है, और लास्ट पार्ट में हमने वाटरवेज को भी बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और वाटरवेज में डिस्कस करने में हमने बड़े इंपॉर्टेंटली तरीके से पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके मोस्ट प्रोबेबली ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, और ये है आपका एयरवेज से हम स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन का पार्ट भी है, वो भी हम जल्दी से यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोर्स एनरोल नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट तो यही है कि जो हमारा मिशन है कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। तो इस मिशन में आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करने के लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से आप क्लिक करके जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप लोगों के एंड से हो सकता है उसको आप ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे चलते हैं, अपने चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। चलिए, तो देखिए हमें एयर ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करना है। इसके बारे में लिखा गया है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे फास्टेस्ट है, हमें पता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, बीइंग फास्ट इट इज़ प्रिफर्ड फॉर पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जिस पैसेंजर ने करना होता है उसके लिए ये थोड़ा बहुत प्रेफरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अब अगर आपको दूर की जर्नी पार करनी है तो आप शिप वगैरह से नहीं जाएंगे। ठीक है, आप एयरवे से ट्रैवल करने की प्रेफर करेंगे। वैल्यूएबल कार्गो जो है दैट कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल। वैल्यूएबल कार्गो जो है यानी कि जो कीमती कार्गो है और जिसको जल्दी पहुंचना है, मूव्ड रैपिडली, उसको वर्ल्ड वाइड स्केल पे पहुंचाया जा सकता है थ्रू योर एयरवेज। ठीक है, इट इज ऑफन द ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज। अब मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, कोई पहाड़ी दूरगामी इलाके हैं जहां पर रेलवेज डेवलप नहीं है, रोडवेज डेवलप नहीं है, तो वहां पर आप किसी भी और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से नहीं पहुंच सकते। ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए ये जो एयरवेज है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, यही आपका मोस्ट फिजिबल रहेगा। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट हैज ब्रॉट अबाउट अ कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। एक कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि हर जगह को ये कनेक्ट आज की डेट में कर सकता है। द फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय माउंटेनियस स्नोफील्ड्स और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स हैव बीन ओवरकम। यानी कि जो माउंटेनियस स्नोफील्ड्स हैं उनके द्वारा जो फ्रिक्शन था, क्योंकि वहां पर अब रोड वगैरह कनेक्टिविटी अच्छी होती नहीं है, और दूसरी चीज है कि जो आपके डेजर्ट टेरेन्स है, जो डेजर्ट टेरेन्स है इनहॉस्पिटेबल, वहां की जो भी जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको ओवरकम कर लिया गया है। जो एसेसिबिलिटी है वो बड़ी है, हैज इंक्रीज्ड। द एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरिड आर्टिकल्स टू द एस्किमोज इन नॉर्दर्न कैनेडा अनहिंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड। जो आपको पता है कि एस्किमोज जिस तरीके से फ्रोजन ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, तो एयरवेज उनके लिए काफी सारा जो सामान वगैरह है वो लेके आती है। इन द हिमालयन रीजन की बात करें, द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल। अब ऐसे में होता है तो यहां पर क्या होगा कि एट सच टाइम्स एयर ट्रेवल इज द ओनली ऑल्टरनेटिव टू रीच अ प्लेस। ठीक है, एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। द एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इराक bears testimony to this fact। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी एयरवेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग क्वाइट फास्ट। और ये जो एयरवेज का एक्सपेंड है, का जो नेटवर्क है, ये बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड देयर ऑपरेशंस रिक्वायर एलेबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हैंगर्स, लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर द एयरक्राफ्ट। ये हैंगर्स का मतलब होता है ये इस तरीके की लार्ज बिल्डिंग्स होती है जिसके अंदर बेसिकली एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट जहां पर खड़े होते हैं जनरली उस तरीके की लार्ज बिल्डिंग्स, इनको बोला जाता है हैंगर। ठीक है, और बाकी लैंडिंग के लिए, फ्यूलिंग के लिए और मेंटेनेंस फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा एलोबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एयरपोर्ट्स बनाने का जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा है, एंड हैज developed more in highly industrialized countries where there is a large volume of traffic। क्योंकि large volume of traffic अगर होगा तो वहां के लिए एयरपोर्ट्स वगैरह और एयरलाइंस जो है वो काफी ज्यादा फिजिबल है, तो इसलिए ऐसे ही एरियाज में ये जो चीज है ज्यादा डेवलप हुई है। ठीक है, एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे। यानी कि कोई भी देश जो है या कोई भी जगह जो है वो 35 घंटे से ज्यादा आज की डेट में
नहीं लग सकता, यानी कि 35 घंटे में आप पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो कवर कर सकते हो, कोई भी दूर से दूर की प्लेस को भी, ठीक है। दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड एंड फ्लाई एयरप्लेन्स, ठीक है। और ये जो सब कुछ हो पाया है ये पॉसिबल उन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है जिन्होंने ये एयरप्लेन्स वगैरह जो है उसको बनाया और उड़ाया, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, वैसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को आई थिंक बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि एयरप्लेन्स जो था, एयरप्लेन्स की डिस्कवरी किसने की थी या इन्वेंशन किसने की थी, मैं बोलूंगा इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स किसने की थी, बहुत फेमस है, इसका नाम आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। ट्रेवल बाय एयर कैन नाउ बी मेजर्ड बाय आवर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। पहले जो था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना टाइम लगता था लोग उसको सालों और महीनों के हिसाब से गिना करते थे, लेकिन अब वो आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो यूके पायनियर्ड द यूज ऑफ कॉमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट, यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है। तो यूके ने पहले इसको मतलब स्टार्ट किया था, पायनियर का मतलब होता है कि पहले जिसने स्टार्ट किया था, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया था, कॉमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट, लेकिन यूएसए ने जो आपका पोस्ट वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद इन्होंने सिविल एविएशन को स्टार्ट किया, ठीक है। टुडे मोर देन 250 कॉमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में 250 से ज्यादा एयरलाइंस जो कॉमर्शियल एयरलाइंस है वो आपकी रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। आपको कहीं भी जाना हो तो इनके लिए ये सारी की सारी एयरलाइंस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आ चुका है, कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3 hours 3.5 hours, ठीक है। तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपका क्या है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट को बदल के रख सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर दिया गया है इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। देखिए, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। यूएसए में ही क्या है कि 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, जो 60% ऑफ द एयरवेज जो है वो यूएसए में ही है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड शिकागो आर द नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कन्वर्ज और रेडिएट टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स। यानी कि ये कुछ इस तरीके की प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है तो यहां से आपको हर जगह के लिए इस तरीके से फ्लाइट मिल जाएगी, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नोड हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जितनी भी जगह यहाँ पर इन्होंने दिखाई है, सारी की सारी जो यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, ये सारे के सारे इस तरीके का ही नोड का काम करते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड शिकागो। ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है कि ये इस तरीके से ही नोड की तरह काम करते हैं, ठीक है। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका जो है वहां पर एयर सर्विसेज कम है, दे लैक एयर सर्विसेज। क्यों? देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? ड्यू टू स्पार्सर पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि वहां का जो लैंड मास है वो भी लिमिटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लिमिटेड है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो वहां पर जो है ये एयरवेज वगैरह है ये उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमने डिस्कस किया था पहले दिन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, वो है पाइपलाइंस, ठीक है। हम पाइपलाइंस देख लेंगे क्या यूज होता है। पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो। हमने बात की थी कि पाइपलाइन के थ्रू अभी पैसेंजर को ट्रेवल करने की या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की कोई भी सुविधा अभी तक डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज में से जो आपका बेसिकली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये था पाइपलाइन, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ अभी सामान को भेजा जा सकता है और वो भी ऐसा कैसा जो लिक्विड या फिर गैस हो, ठीक। वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज वेरी फेमिलियर टू ऑल। ये आपको पता है कि पानी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू जाता है। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाइपलाइंस can also be used to transport liquefied coal. In New Zealand, milk is being supplied through pipelines from farms to factories. USA की बात करें तो there is a dense network of oil pipelines from the producing areas to the consuming areas. ठीक है, Big Inch is one such famous pipeline which carries petroleum
from the oil wells to the Gulf of Mexico to the from the oil wells of the Gulf of Mexico to the northeastern states. और 17% ऑफ द ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर जो है वो पाइपलाइन से ही कैरी किया जाता है यूएसए में, यानी कि यूएसए का आप कह सकते हैं कि 17% जो ओवरऑल आपका ट्रांसपोर्टेशन है, फ्राइट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका 17% जो है वो पाइपलाइन के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे देखेंगे क्या लिखा है। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया, pipelines are used to connect oil wells to refineries and to ports or domestic markets. Turkmenistan is Central Asia has extended pipelines to Iran and also to parts of China. ठीक है, और यहाँ से बेसिकली एक पाइपलाइन जो है वो इंडिया के लिए भी इस तरीके से प्रपोज थी, दैट इज योर तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रपोज्ड ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन है दैट विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट। अब हम बढ़ लेते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, दैट इज योर कम्युनिकेशंस। ठीक है, देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेलीग्राफ और टेलीफोन जो थे वो इंपॉर्टेंट है। द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द colonization ऑफ द अमेरिकन वेस्ट ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिड 20th century. The American Telegraph and Telephone Company, that is AT&T, enjoyed a monopoly over USA's telephone industry. ठीक है, in fact telephone became a critical factor in the urbanization of America. टेलीफोन जो है वो urbanization of America में एक बड़ा critical factor रहा है। Firms centralized their functioning at city headquarters. Firms ने क्या करा कि जो अपनी functioning है उसको city headquarter में locate करा और बाकी जो branches थी उसको smaller towns में locate करा। ठीक है, क्योंकि अब वो कम्युनिकेशन तो कर सकते थे, तो सबको एक जगह बैठाने से बढ़िया था कि सबको अलग अलग जगह उन्होंने बैठा दिया ताकि एरिया भी ज्यादा कवर हो सकता है, और स्मॉलर टाउन्स में अगर ऑफिस अपने बनाएंगे तो क्या होगा कि खर्चा भी कम आएगा। ठीक है, इवन टुडे द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड इन डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर हम बात करें तो द यूज ऑफ सेल फोन्स मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, टुडे देयर इज अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट। आज की डेट में क्या है कि डेवलपमेंट का फिनोमिनल पेस है, यानी कि पेस जो है वो काफी ज्यादा है। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स। फेस्ड विद माउंटिंग कंपटीशन, टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सून अपग्रेडेड देयर कॉपर केबल सिस्टम्स टू इंक्लूड ऑप्टिक फाइबर केबल्स। इससे फायदा क्या हुआ कि दीज अलाउ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड आर वर्चुअली एरर फ्री। ठीक है, विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द 1990s, टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज्ड विद कंप्यूटर टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म्ड एज इंटरनेट। तो 1990 के जो दशक था तब से क्या हुआ है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर के साथ मर्ज होकर इंटरनेट का फॉर्म उसने ले लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो वो है कनेक्टिविटी है, जो पूरा का पूरा इसका फैलाव है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स emerged as a new era in communication technology since the 1970s after USA and former USSR pioneered space research। क्योंकि ये दो मेजर कंट्रीज थी, यूएसए और जो फॉर्मर आपका यूएसएसआर था दैट इज सोवियत यूनियन। इन्होंने जब रिसर्च, जो स्पेस रिसर्च थी, जब उसमें इन्होंने पायनियर किया, मतलब जब इन्होंने स्टार्ट की 1970s में, तो उसके बाद बेसिकली इस फील्ड में, यानी कि कम्युनिकेशन का जो फील्ड था उसमें नई आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक नए दौर की शुरुआत हुई। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ्स ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। इससे क्या हुआ कि दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि यानी कि इट कॉस्ट द सेम टू कम्युनिकेट ओवर 500 किलोमीटर एज इट डज ओवर 5000 किलोमीटर वाया द सैटेलाइट। यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ये आपका कम्युनिकेशन है, जो कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डिस्टेंस से अब वेरी नहीं करता कि आपको 500 किलोमीटर में अगर कम्युनिकेट करना है या 5000 किलोमीटर में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए जो टाइम है और जो कॉस्ट है वो सेम पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वी कम्युनिकेट वाया द सैटेलाइट। ठीक है, इंडिया ने भी बेसिकली सैटेलाइट डेवलपमेंट में काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979, भास्कर 1 in 1979 and Rohini in 1980. On 18th June 1981,
एप्पल, दैट इज एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट, ठीक है। इसके बाद भास्कर जो था, भास्कर चैलेंजर एंड इनसेट 1B हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज अ बोन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं साइबर स्पेस क्या है, साइबर स्पेस वन इंटरनेट। चलिए मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछता हूं, इंडिया का मोस्ट रीसेंट, ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग मुझे इसका जवाब नीचे बताइएगा। इंडियाज मोस्ट रीसेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, इंडिया ने जो मोस्ट रीसेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है ये बताइएगा आप, ठीक है। इंडियाज मोस्ट रीसेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, चलिए कौन सा है ये बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब है इंटरनेट। साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। इट इज एनकम्पास्ड बाय द इंटरनेट सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी कि जो इसमें सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उसको कोई फिजिकल मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेट। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। साइबर स्पेस जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। इट मे बी इन एन ऑफिस, सेलिंग बोट में भी हो सकता है, फ्लाइंग ट्रेन में भी हो सकता है, एंड वर्चुअली एनीवेयर। द स्पीड एट विच दिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इज अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। जिस तरीके से ये फैला है, ठीक है, जिस स्पीड में ये फैला है, ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप देख सकते हैं कि 1995 में 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हुआ करते थे, 2000 में ये बढ़ के हो गए लगभग इसके 8 गुना, ठीक है, 400 मिलियन। उसके बाद ओवर 2 बिलियन हो गए ये 2010 में। इन द लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट अमंग ग्लोबल यूजर्स फ्रॉम यूएसए टू द डेवलपिंग कंट्रीज। पहले क्या हुआ करता था कि जो अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री थी वहां पर ये सबसे ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि जो ये यूजर्स हैं, ये ग्लोबल यूजर्स जो है वो अमेरिका से, यूएसए से वो शिफ्ट कर चुके हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। द परसेंटेज शेयर जो यूएसए का है वो 1995 में अगर आप देखोगे तो वो 66% के आसपास था, लेकिन अभी वो 2005 में 25% आ गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये है कि यूएसए में लोगों ने यूज करना कम कर दिया है? नहीं। परसेंटेज कम होने का मतलब यह है कि मान लीजिए पहले के बात अगर मैं करूं, पहले अगर टोटल पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग करते थे, ठीक है, टोटल वर्ल्ड में, तो उसमें से यूएस में आपके 66% मतलब 66 लोग थे, ठीक है। तो यूएस में तो अभी भी ये 66 के आप मान लीजिए कि 70 हो गए होंगे। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो यूएस में ये 70 हो गए होंगे, लेकिन ये जो 100 हैं, जो ये 100 पहले थे, आज की डेट में ये आप लगभग मान के चलिए कि 300 प्लस हो गए हैं, ठीक है, ये 300 प्लस हो चुके हैं ओवरऑल। तो इसकी वजह से जो ये परसेंटेज है ये 25% के आसपास रह गया है। तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि परसेंटेज कम होने का मतलब है कि यूएसए में लोगों ने इंटरनेट का या इसका यूज जो है कम्युनिकेशन मीडियम का कम कर दिया है, ठीक है, वो परसेंटेज शेयर कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि यूएस में तो ओवरऑल एब्सोल्यूट अगर आप नंबर देखोगे तो वो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो ज्यादा बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो परसेंटेज शेयर है वो कम हुआ है, ठीक है। नाउ द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स यूजर्स जो है वो कहाँ है? यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। आपको पता है इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, हम सभी लोग करते हैं इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज, ठीक है। एक रिपोर्ट बीच में कहीं मैं पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा गया था, आई डोंट नो कि कितनी सही है, पर मुझे लग रहा था कि काफी ऑथेंटिक रिपोर्ट थी वो। उसमें यह लिखा गया है कि इंडिया में, आपको शायद जान के हैरानी होगी कि 500 मिलियन अनयूज्ड मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। यहां पर 500 मिलियन अनयूज्ड मोबाइल फोन्स हैं। अनयूज्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं जो बिके नहीं है, मतलब ये मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, ये लोगों के पास बिक चुके हैं, लेकिन ये यूज नहीं होते। 500 मिलियन, समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। तो इसी से आप इंडिया लगा सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा इन चीजों का यूज करता है, या मिसयूज करता है, व्हाटएवर, आई विल नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। चलिए, एज बिलियंस यूज द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। ईमेल आपको पता ही है, ई कॉमर्स आपको पता है कि जो आप सामान वगैरह ऑनलाइन खरीदते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। ई लर्निंग का मतलब है जो आप अभी कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के, ये ई लर्निंग है, मतलब लर्निंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड।
एंड ई गवर्नेंस का मतलब है जो गवर्नेंस वगैरह की जाती है थ्रू ई, मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अगेन, ठीक है। इंटरनेट टुगेदर विथ फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबल हो जाएगा, अभी भी काफियों के पास हो चुका है, जहां अभी थोड़ा बहुत नहीं हुआ है वो भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। इट इज दीज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज मेड द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज आ रियलिटी। इन सारी चीजों ने क्या है कि ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है उसको एक रियलिटी बनाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो आई होप आपको ये पार्ट, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई भी कमेंट आपके पास है, कोई फीडबैक है, कोई अगर क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। बाकी आप अगर हमसे कोई बात और पर्सनली शेयर करना चाहें तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर, ठीक है। जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि प्लीज़ आप लोगों का जो हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत जो भी आपसे बन पड़े वो आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो चैनल है वो आपका किसी तरीके से हेल्पफुल रहा है या आ रहा है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये आप जैसे ही और काफ़ी सारे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग इस चैनल पे और भी बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे आप लोगों के लिए, और वो भी बहुत कम, मतलब जल्दी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।